नमस्कार साथियों, एक बार फिर से इंग्लिश विद नीति सर क्लासेस में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा बेसिक्स 1 के बारे में। बच्चों, जो फंडामेंटल्स होते हैं, इंग्लिश के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनको अगर हम अच्छे से नहीं जानेंगे, उनको हम अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे, तो फिर हम जो चैप्टर वाइज स्टडी करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, जैसा कि आपकी डिमांड थी, तो वो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाएगा जितने बेहतर रिजल्ट की हमने आपसे और आपने हमसे उम्मीद की है। कहने का मतलब ये है, यानी हमारे अगर फाउंडेशन मजबूत होगा, बुनियाद मजबूत होगी, तो हमारी बिल्डिंग, हमारी इमारत बहुत मजबूत खड़ी होगी। बच्चे डिफीट वही खा जाते हैं जिनका फाउंडेशन कमजोर रह जाता है, टॉपिक वाइज स्टडी कर लेते हैं, फिर वो वही सेंटेंस करते हैं, वही रटे हुए सेंटेंस क्लासेस में करा दिए जाते हैं, लेकिन जब वो एग्जाम्स के क्वेश्चंस फेस करते हैं, फिर से वो कोई ना कोई किसी न किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जिन बच्चों ने बेसिक का पहला वीडियो नहीं देखा है, आप उस पहले वीडियो को अच्छे से देखें। उसके बाद ये जो दूसरा वीडियो जो आज आपको मिलने जा रहा है, ये बहुत ज्यादा कारगर, फ्रूटफुल साबित होगा। अदरवाइज इसका वो सेंस नहीं निकल पाएगा जो एक्चुअली में निकलना चाहिए था। फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक 1 जो लेक्चर था उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं आपको। देखिए बच्चों, जो पहली क्लास थी, उस पहली क्लास में हमने ये जाना था एक्चुअली में इंग्लिश क्या है। तो ये देखिए, ये रिवीजन लिखा हुआ है, मैंने पहले से रिवीजन लिख के रखा था। ये देखिए आप, तो हमने ये देखा था कि जो इंग्लिश है ना, ये जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, वो एक लैंग्वेज है। और आप जानते हैं ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज स्टार्टिंग में क्या मिले थे हमको? लेटर्स मिले थे, जिनको हमने A to Z कहा था, या इसी को हमने क्या कहा था? अल्फाबेट भी कहा था। उसके बाद फिर हम इस कैटेगरी में जैसे ही आगे बढ़े, तो फिर हमें लेटर से क्या मिला? वर्ड्स मिला, यानी एक परफेक्ट अरेंजमेंट, लेटर्स का ऐसा अरेंजमेंट जिनका एक मीनिंग निकलता है, उनको वर्ड्स कह देते हैं। और फिर वर्ड्स का ही अरेंजमेंट क्या बन जाता है हमारे लिए? सेंटेंस बन जाता है। फिर हमने आगे देखा था सेंटेंस को हमने दो मेजर पार्ट में ब्रेक किया था। सबसे पहला जो पार्ट था वो था सब्जेक्ट को लेकर, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। और जो सेकंड पार्ट था उसको हमने प्रेडिकेट का नाम दिया था। फिर ये प्रेडिकेट क्या होता है? तो हमने एक आसान से शब्दों में कह दिया था आपसे कि सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो भी पार्ट बचा, आपका वर्ब बच गया, तो वर्ब को हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कैटेगरी में रखा, दो पार्ट में। फिर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, और फिर हमने ये रख दिया कॉम्प्लीमेंट। फिर हमने इनको भी फर्दर डिवाइड किया था। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एक और टाइप क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात की थी, और हमने यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की भी बात की थी। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और हमने ये भी देखा था कि जो सब्जेक्ट है वो कितने तरीके से काम करता है। तो हमने ये देखा था कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं, टॉक अबाउट। क्या कहा हमने? टॉक अबाउट। सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। यानी इसको हम सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया भी हम कह सकते हैं। मेन आइडिया का मतलब क्या हो गया? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने ये भी देखा था बच्चों पिछली क्लास में कि चाहे वह ये कोई पर्सन था, ये किसी काम का डूअर है। डूअर का मतलब क्या हो गया? काम करने वाला। तो भी ये क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। अगर ये किसी को काम ना करने वाला हो और सेंटेंस में सिर्फ रिसीवर ही लिखा हो,
तब भी ये क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। और अगर हमने इसके बारे में केवल इसकी स्टेट के बारे में बता दिया है, जो बच्चे पहला वीडियो देखे होंगे बेसिक 1 का, उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। स्टेट बताता है यानी अवस्था के बारे में, अवस्था के बारे में बताता है। 3 सेंटेंस से हम समझ सकते हैं, 3 सेंटेंस से हम चीजों को समझ सकते हैं, पुरानी क्लास को रिवाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। देखिए हम एक 3 सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस देखिए आप, हमने आपसे कहा इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। तो हमने ये देखा इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। तो इंडिया क्या हो गया, यहां पर सब्जेक्ट हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए इज क्या हो गई मेरी, वर्ब हो गई। और वास्ट कंट्री क्या हो गया, ये हम आपको अभी वीडियो में बाद में बताएंगे, क्लास में बाद में डिस्कस करेंगे। अब वास्ट कंट्री क्या है, एक्चुअली में ये वास्ट कंट्री क्या है, ये वास्ट कंट्री इंडिया ही है। यही कॉम्प्लीमेंट है, यही कॉम्प्लीमेंट है। हम इसी के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, यही कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चे एक बात बताओ, क्या इस सेंटेंस में कोई काम हुआ क्या? तो हाँ, कोई काम हुआ क्या, कोई एक्शन हुआ क्या? तो आप कहेंगे नहीं, एक्शन तो कोई हुआ नहीं, कोई काम तो हुआ नहीं। अगर कोई काम नहीं हुआ तो क्या बच्चे, क्या सब्जेक्ट नहीं होगा क्या? नहीं होगा। याद करो केस नंबर तीसरे केस में हमने समझा था कि जब केवल अवस्था बताई जाए, स्टेट बताई जाए, यानी ये जो वर्ब है, ये वर्ब केवल क्या बता रही है, एक्शन को ना बताते हुए क्या बता रही है, स्टेट को बता रही है, अवस्था को बता रही है। इसलिए यहां पे ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। एक सिंपल सा एग्जांपल और देखो इसी का, जैसे मैंने कहा ही इज अ टीचर। वो क्या है, वो एक टीचर है। तो आप देखिए क्या इसने कोई काम किया, क्या इसने कोई एक्शन किया है क्या? आप कहोगे नहीं, कोई एक्शन नहीं किया। तो फिर भी क्या ये सब्जेक्ट नहीं होगा? नहीं, सब्जेक्ट तो ये तब भी होगा क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है। ये तो हुआ बच्चे पहला केस। अब हम देखते हैं दूसरे केस को। दूसरा सब, हमने कहा रोहन कुक्ड फूड यस्टरडे। रोहन कुक्ड फूड यस्टरडे। तो आपने ये देखा कि रोहन कुक्ड फूड यस्टरडे, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो रोहन है उसने क्या किया, खाना बनाया। रोहन ने क्या किया, खाना बनाया। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, आप ध्यान से देखेंगे सब्जेक्ट आपका कौन है, रोहन है। इसने क्या किया है, काम किया है। ये देखिए ये वर्ब हो गया। तो अब आप समझ गए इसमें एक्शन है क्या, हाँ एक्शन है, इसमें एक्शन है। और ये एक्शन का कौन है, डूअर है। डूअर मतलब काम करने वाला है, इसलिए हमने रोहन को क्या कह दिया, यहां पर हमने रोहन को सब्जेक्ट कह दिया। फिर हमने एक केस और डिस्कस किया था, हमने लिखा था दिस चेयर इज ब्रोकन बाय रोहन। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, इज ब्रोकन क्या हो गया, वर्ब हो गई। आप ध्यान से देखिए, क्या चेयर तोड़ने का काम कर सकती है? आप कहोगे नहीं, चेयर तोड़ने का काम नहीं कर सकती। तो फिर क्या हुआ है, इस तोड़ने का काम इस पर किया गया है, यानी तोड़ा किसको गया है, तोड़ा गया है चेयर को। इसका मतलब ये जो यहां पर जो सब्जेक्ट बना हुआ है ना, ये रिसीवर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, रिसीवर ऑफ एक्शन। बच्चे सब्जेक्ट रिसीवर भी हो सकता है, सब्जेक्ट डूअर भी हो सकता है, और सब्जेक्ट केवल स्टेट। ये देखो ये इंडिया यहां पे कैसा सब्जेक्ट है, ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ये स्टेट बता रहा है। तीनों एग्जांपल आप ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या होता है, कुल मिला के एक ही बात है बच्चों कि सेंटेंस में हम जिसके बारे में भी बात करते हैं उसी को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं, चाहे वो काम करे
चाहे वो काम नहीं करे। काम करने और काम नहीं करने से सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम करेगा वो तब भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो काम ना करे तब भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो पहले तो दिमाग से ये चीज बिल्कुल हमेशा के लिए निकाल देना कि जो काम करता है हम उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। बच्चों, ये हुआ पुरानी क्लास का रिवीजन। अब हम चलते हैं आगे। हमने थोड़ा सा और भी डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा एक शब्द का भी हो, वो एक से ज्यादा शब्दों का भी हो सकता है। हम सब्जेक्ट के बारे में बहुत स्टडी करेंगे। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। यानी सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि वो एक शब्द का हो, सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्दों का भी हो सकता है। वो यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो फ्रेजेस के फॉर्म में भी हो सकता है, जिसमें एडजेक्टिव भी आ जाए, एडवर्ब भी आ जाए, आर्टिकल भी आ जाए, यानी इनका ग्रुप भी क्या हो सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारी मेन बात पे। जब हम सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी कर ही रहे थे, सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ही एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं, पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा बच्चों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बच्चों, इस टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। आज हम मेनली इस टर्म पर फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो किसी चीज को क्या कर दे, पूरा कर दे। जो किसी चीज को क्या कर दे, पूरा कर दे। जो किसी चीज को पूरा कर दे। भाई, किसी चीज को पूरा कर दे, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं और चीजों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं आपके सामने। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। आप जानते हैं कि ये जो एंगल है, देखिए मैथ्स में तो सारे ही बच्चे होशियार होते हैं, इंग्लिश में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ये जो एंगल है, आप जानते हैं ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। सॉरी, त्रिभुज नहीं, ये क्या है, कोण है, समकोण है। ये मैंने कह दिया आपसे कि ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, और आपसे कहा मैंने कि ये जो गिवन एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये है सपोज करो 40 डिग्री का। कितने का है? 40 डिग्री का। तो बच्चों के मन में, जब मैंने पूछा ही नहीं है तब भी बच्चों के मन में एक ही बार में आ गया होगा कि ये दिया हुआ एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा। दिया गया एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा। इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि जो 40 डिग्री एंगल है उसमें अगर हम 50 डिग्री ऐड कर दें तब पूरा जाके क्या बन जाता है, पूरा जाके क्या बन जाता है, 90 डिग्री। यानी जब हम 40 डिग्री में ऐड कर देते हैं 50 डिग्री, तब जाके हमें कंप्लीट क्या बनता है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, 40 और 50 दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब दोनों एक दूसरे के कौन हो गए, पूरक हो गए। अगर 40 नहीं आएगा तो 50 अधूरा है, और 50 नहीं आएगा तो 40 अधूरा है। जब तक दोनों साथ में नहीं आएंगे, क्या कभी राइट एंगल बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सेम, इसी सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं यहां। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में दिया है और हम अगर उसको हटा दें तो जो सेंटेंस का मीनिंग है वो अधूरा हो जाएगा और सेंटेंस गलत भी हो जाएगा। अब आप समझे, ऐसा कोई शब्द जो आपके सब्जेक्ट की जानकारी को क्या कर दे, कॉम्प्लीमेंट कर दे, पूरा कर दे। यानी बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसा कोई शब्द जो आपके सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को
सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या करे, पूरा करे। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या करे बच्चों, पूरा करे। उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कोई भी शब्द जो आपके सब्जेक्ट की, यानी सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं, हालांकि कर्ता कहना थोड़ा सा सही नहीं लगता, इसलिए सब्जेक्ट ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, जानकारी, जानकारी को क्या करे, पूरा करे। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप ये टर्म अब आपके लिए एक सुना हुआ टर्म है। आप एक टर्म को 2 बार 3 बार 4 बार सुन लेते हो, वो आसान लगने लगता है। और हम तो इतने विद्वान हैं बचपन से ही कि कई सारे शब्द तो हम बचपन से इंग्लिश के बोलते चले आते हैं, और हमें आज भी यही लगता है कि ये तो हिंदी का ही है। समझ रहे हैं ना आप? जैसे हमने पोस्ट ऑफिस ही बोला है, भैया कहां जा रहा है, पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस। क्या पोस्ट ऑफिस हिंदी वर्ड है क्या? नहीं, आपने उसको यूज इतनी बार कर लिया। ट्रेन से जाऊंगा मैं, तो किससे जाऊंगा भाई, ट्रेन से जाएगा, इंग्लिश वर्ड है ना। कभी तो हमने उसको यूज इतनी बार कर लिया है कि जितनी बार हम शब्दों को यूज कर लेंगे वो उतने फैमिलियर हो जाएंगे। फैमिलियर मतलब अपने जैसे ही लगने लगेंगे। तो बच्चे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसे शब्द जो आपके सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या कर दे, पूरा कर दे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उन्हीं को हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए आप, अब हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर मूव करते हैं बच्चों। देखो, मैं आपको बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, ताकि आपको कहीं भी परेशानी ना आए। किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा ना लगे कि हमें समझ में नहीं आया था। और हाँ, हम पूरी कोशिश वही करेंगे, पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि वो जो फीलिंग हमें क्लासरूम के अंदर आया करती थी जब सर पढ़ाते थे और हमें कोई डाउट नहीं आता था, या आता था तब हम पूछ लेते थे। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी बच्चों कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना आए। ठीक है बच्चे, तो अब हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आखिर कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए, नाउन क्या लिखा हमने, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नाउन हो गया आपका, ठीक है बच्चे। प्रोनाउन हो गया आपका, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और जो तीसरा टर्म हो गया एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये तीनों ही शब्द किसका काम कर सकते हैं, ये तीनों ही काम कर सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। 1 बाय 1, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करके हम तीनों टर्मों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये होते क्या है। देखो बच्चे, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको। नाउन क्या होता है, जनरली किसी भी चीज का जो नाम होता है हम उसी को क्या कहते हैं, नाउन कह देते हैं। उसी नेम के इंस्टीड ऑफ, मतलब बदले में जो हम शब्दों का यूज करते हैं उन्हीं शब्दों को हम क्या कह देते हैं, प्रोनाउन कह देते हैं, यानी इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का हम यूज कर देते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, प्रोनाउन कह देते हैं। और एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो आप हिंदी में जानते हैं कि इनको हम कहते हैं विशेषता बताने वाले शब्द, यानी वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्या बता दें, क्वालिटी को बता दें, या उनको क्वालिफाई कर दें। क्या कर दें बच्चे, क्वालिफाई कर दें, है ना। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम देखेंगे आखिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में दे दी। नाउन क्या होता है, किसी का भी नाम को, चाहे एक पर्सन का नाम हो, पेन का नाम हो, किसी बाइक का नाम हो, किसी को भी हम क्या कहते हैं, किसी को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उन्हीं नाउन की जगह हम यूज करते हैं प्रोनाउन कहते हैं, और नाउन और प्रोनाउन दोनों की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब हम बढ़ते हैं बच्चों
आगे। देखो बेसिक लेक्चर है इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, हालांकि मैं इतना स्लो नहीं चलता हूं, लेकिन एक बार बेसिक आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर हम सेंटेंस को आगे करेंगे। ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये तो यहां आना ही नहीं था, हटा दो। तो फिर आपको मैं वहां ये नहीं समझाऊंगा आपको कि आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्योंकि मैं इनको पहले से ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सीधे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हमने एक सेंटेंस लिखा, रोहन सॉ अ टीचर। रोहन सॉ अ टीचर। और एक सेंटेंस और लिखा हमने, रोहन इज अ टीचर। रोहन सॉ अ टीचर, रोहन इज अ टीचर। जनरली बच्चों के दिमाग में क्या होता है मैं आपको पहले यहां पर बता देता हूं। देखना बच्चों, ये हमने क्या लिख दी, वर्ब। एक नाउन हो जाएगी वर्ब के पहले, एक नाउन हो जाएगी वर्ब के बाद। एक नाउन हो जाएगी वर्ब के पहले और एक नाउन हो जाएगी वर्ब के बाद। तो हमने क्या कहा या हमें क्या सिखाया कि जो पहले वाली नाउन आ जाए उसको हम क्या कह देंगे, सब्जेक्ट कह देंगे, और जो बाद वाली नाउन हो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम ऑब्जेक्ट कह देंगे। ये वो तरीका हो गया जिसको बीते सालों बीत गई, लेकिन फिर भी यही पढ़ाया जा रहा है कि जो नाउन वर्ब के पहले हो उसको हम सब्जेक्ट कह देंगे, जो नाउन वर्ब के बाद हो उसको हम क्या कह देंगे, ऑब्जेक्ट कह देंगे। अगर ऐसा है तो रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सा क्या है, वर्ब है। आप जानते हैं सौ क्या है, वर्ब है। सी मतलब देखना, और सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सौ होती है। तो और आप देखिए रोहन एक पर्सन है तो ये भी नाउन है, और टीचर भी क्या है, एक पर्सन है तो ये भी नाउन है। तो वर्ब से पहले वाली नाउन क्या हो गई, सब्जेक्ट, और वर्ब से बाद वाली नाउन क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। ठीक है भैया, कर लिया हमने। तो अब फिर से देखिए जरा, रोहन क्या है, एक नाउन है क्योंकि वो इंसान है, एक पर्सन है, तो हमने उसको क्या कह दिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों कह दिया, क्योंकि इज क्या एक वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो टीचर कौन होता है, नाउन होता है। वर्ब के बाद अगर नाउन आएगी तो हम उसको क्या कह देंगे, ऑब्जेक्ट कह देंगे। तो इसका मतलब तो फिर आपने दोनों ही जवाब सही कर लिए। बच्चों ध्यान से सोचो, क्या ये दोनों जवाब बिल्कुल सही है क्या, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ये दोनों जवाब बिल्कुल ठीक हैं क्या? क्या ये रोहन दोनों जगह नाउन जो दिया गया है वो सब्जेक्ट है, और जो टीचर दोनों जगह लिखा हुआ है नाउन, क्या वो दोनों जगह ऑब्जेक्ट है क्या? बच्चों ध्यान से सोचो। जिन बच्चों ने सोच लिया बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं सोच पाया वो और भी अच्छी बात है। खाली स्लेट पर ज्यादा अच्छे से लिखा जा सकता है। जिस स्लेट पर आप समझ रहे हो ना, स्लेट जो बचपन में हम जिस पे चौक से बत्ती से लिखा करते थे, जो स्लेट पर लिखा है पहले से उसको मिटाकर लिखना थोड़ा मुश्किल का काम होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए होगे आई होप मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। देखो ये बात है ना, ये अधूरी बातें हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में ये तक लिखा है, लेकिन ये सारी बातें अधूरी हैं। इन बातों को हम पूरा करते हैं। देखो बच्चों, यहां पे तो हमने जो लिखा ना वो सही है, लेकिन इसको हमने क्या कर लिया, गलत कर लिया। यहां पे जो टीचर है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों सर, यहां पे तो टीचर लिखा है, यहां ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे भी तो वही टीचर लिखा है, देखो ए से ए मिल रहा है, टीचर से टीचर मिल रहा है, तो फिर ये भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ऑब्जेक्ट टर्म समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें समझने तो सारे टर्म है, लेकिन हर टर्म को समझने का एक दिन होता है। कहते हैं ना, हर किसी का एक दिन होता है। जैसे कल हमने सब्जेक्ट को अच्छे से देखा था, तो आज हमें ऑब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा
देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखिए बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, एक्चुअली में अगर कोई काम हुआ, क्या हुआ, कोई काम हुआ, काम को हमने इंग्लिश में क्या कह दिया, एक्शन, और एक्शन को बताने वाले शब्दों को हमने क्या कह दिया, वर्ब। तो जो जिस पर भी हम वो एक्शन करते हैं, जिस पर भी हम वो एक्शन करते हैं, भले ही यहां पे कोई पर्सन हो और भले ही यहां पे कोई थिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर एक्शन किया जाता है उसी को हमने उस वर्ब का क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट कह दिया। हाँ, रोहन ने किसको देखा, तो देखने का काम किसको किया, टीचर को किया, तो टीचर इस वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। रोहन इज अ टीचर। क्या रोहन ने यहां कोई काम किया है क्या बच्चों, रोहन ने कोई काम किया है क्या? आप कहोगे सर रोहन ने तो कोई काम किया ही नहीं। अगर रोहन ने कोई काम नहीं किया तो क्या कोई एक्शन वर्ब से लेकर वहां ट्रांसफर हो पाएगा क्या? जब कोई काम ही नहीं हुआ है तो कुछ ट्रांसफर होने का केस ही नहीं बनता। और आप अगर इस सेंटेंस की हिंदी कर पा रहे हो तो आप ध्यान से समझो, रोहन इज अ टीचर। रोहन क्या है? तो आप कहोगे सर रोहन तो टीचर है। क्या ये टीचर और ये रोहन ये अलग अलग इंसान है कि एक ही इंसान है? और ये रोहन और ये टीचर ये एक ही इंसान है कि अलग अलग इंसान है? तो आप कहोगे सर हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। तो बच्चों ध्यान से देखो, जिनकी दिमाग की बत्ती जल गई वो तो समझ गए, और जिनकी नहीं जली वो अब समझें। रोहन सॉ अ टीचर। रोहन ने किसको देखा? एक टीचर को देखा। इसका मतलब ये रोहन रहा होगा और ये उनका टीचर रहा होगा। तो रोहन ने किसको देख लिया? टीचर को देख लिया। तो कितने व्यक्ति हैं, कितने पर्सन हैं? जवाब आएगा साहब 2 पर्सन है। लेकिन मैंने आपसे यहां कहा रोहन इज अ टीचर। रोहन कौन है? तो जवाब आएगा रोहन तो टीचर है। रोहन टीचर है, इसका मतलब रोहन खुद ही टीचर है क्या? तभी तो हम कह रहे हैं रोहन इज अ टीचर। आप कहोगे हां रोहन तो टीचर है। तो बच्चों यहां पर क्या 2 पर्सन है कि एक ही पर्सन है? सोच के बता। रोहन इज अ टीचर, रोहन एक टीचर है, इसका मतलब रोहन खुद एक टीचर है। अगर रोहन खुद एक टीचर है इसका मतलब क्या यहां 2 पर्सन है क्या? नहीं सर, 2 पर्सन तो है ही नहीं। दिखने में 2 है लेकिन एक्चुअली में वो हैं कितने? 1 हैं। अगर 1 है बच्चे तो हम उसको सब्जेक्ट कहेंगे या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही कह दें? एक ही पर्सन है तो हम उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही कह दें क्या? तो आप कहोगे नहीं सर वो तो सब्जेक्ट है। आप देखिए यहां पे रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या अब मैं टीचर कहूंगा ऑब्जेक्ट को तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और इस केस में, हाँ इस केस में अच्छा हमें लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि 2 पर्सन है, एक रोहन है जो ये है, एक टीचर है तो ये है। इसने किया सब्जेक्ट का काम, इसने किया ऑब्जेक्ट का काम। दोनों अलग अलग चीजें होनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो रोहन ही एक टीचर है। सर आप इतना बार बार क्यों समझा रहे हो? बच्चों जरूरत है, आगे फंस जाओगे, फिर शक्ल देखोगे मेरी, कोई फायदा नहीं है, किसी और की देखना। यहां पर्सन एक ही है, इसका मतलब ये टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ये टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये टीचर है क्या? टीचर नाउन तो है, टीचर नाउन तो है क्योंकि वो पर्सन है। और अगर आपको याद हो तो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? रोहन
और टीचर को जब हम ऐड करेंगे, बच्चों प्लस का साइन मैंने बनाया ना, इसका भी एक बहुत बड़ा मतलब है, अभी बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। इसलिए कहते हैं वीडियो को आप बिल्कुल निकाल के नहीं देख सकते, फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते कि चलो ठीक है फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। इतना सा भी अगर टर्म मिस हो गया ना, तो जितनी मेहनत की है आपने, बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं बोर्ड पे एक प्लस भी बना रहा हूं ना, तो इसका कोई ना कोई जरूर मतलब है, जरूर कोई ना कोई मीनिंग है इसका। रटा हुआ कंटेंट नहीं है बच्चों, समझा हुआ प्रैक्टिकल कंटेंट है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको वो दूं जिसकी आपको सच में नीड है। मेहनत करते हैं, नया नया कंटेंट तैयार करते हैं आपके लिए, ताकि हम आपके लिए वो कंटेंट ला पाए जो सच में यूजफुल है, ना कि जो कि बुक्स में लिखा हुआ है। तो अब हम समझ गए, जैसे 40-50 के बिना अधूरा है, वैसे ही तो रोहन किसके बिना अधूरा है? टीचर के बिना अधूरा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? रोहन ही तो टीचर है, रोहन ही तो टीचर है, और रोहन यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब जो टीचर शब्द है ना, बताओ क्या है? क्या है टीचर शब्द? ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा शब्द, याद करो पुरानी डेफिनेशन अभी जो लिखी थी बोर्ड पर, ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को क्या कर दे? पूरा कर दे। रोहन की इंफॉर्मेशन को कौन पूरा कर रहा है? टीचर। और टीचर कौन है? रोहन। रोहन नहीं हटा सकते, टीचर नहीं हटा सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की इंफॉर्मेशन पूरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो नाउन है ना, यहां ऑब्जेक्ट नहीं, ये यहां पर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है। अब आपको धीरे धीरे चीज समझ में आ रही है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, दो और एग्जांपल देखते हैं। अब आप समझ जाओगे, अब आप एक ही बार में समझ जाओगे कि कौन क्या है। हमने आपसे कहा, अब एक रोहन की जगह रमन आ गया। हमने कहा रमन is a doctor. रमन इज अ डॉक्टर। और एक और सेंटेंस हमने लिखा, रमन कॉल्ड अ डॉक्टर। रमन कॉल्ड अ डॉक्टर। बच्चों बेसिक लेक्चर क्यों पढ़ रहे हैं? हम क्यों ना सीधा आर्टिकल पढ़ने लगे, हम क्यों ना सीधा नाउन पढ़ने लगे? क्योंकि हमें हर वो टर्म समझना है जो हमारे काम की है। इसलिए आप हर टर्म पर बारीकी से ध्यान दें। रमन यहां भी है, रमन यहां भी है, डॉक्टर यहां भी है, डॉक्टर यहां भी है। डिफरेंस केवल इतना है, यहां पर इज है और यहां पर कॉल्ड है। हमने कहा भाई रमन इज अ टीचर डॉक्टर। रमन कौन है? डॉक्टर है। क्या रमन और डॉक्टर अलग अलग इंसान है क्या? आप कहोगे नहीं सर, ये तो दोनों एक ही इंसान है। अब तो हमें समझ में आ गया। इसका मतलब रमन ही कौन है? डॉक्टर है। तो ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं है। ये कौन है बच्चे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बना हुआ है? डॉक्टर नाम का नाउन। समझ में आया? और अब नीचे देखिए, रमन कॉल्ड अ डॉक्टर। रमन ने किसे बुलाया? रमन ने किसको बुलाया? तो रमन ने बुलाया एक डॉक्टर को। रमन एक अलग इंसान है, काम किया बुलाने का, बुलाया किसको? डॉक्टर को। तो अब यहां डॉक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा एक नाउन किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जब नाउन काम करती है तो वो कुछ नहीं, वो सब्जेक्ट की ही जानकारी को देती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बच्चों पूरा खेल है ना, वो इस वर्ब का है। जो पूरा खेल है ना, वो इस वर्ब का है। अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जरा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे।
एक्चुअली में जो पूरा खेल है ना वो है इस बी वर्ब का। किसका खेल है बच्चे? इस बी वर्ब का खेल है। आप जानते हैं बी वर्ब क्या होती है, मैं लिख देता हूं, इज, आर, एम और ये खुद बी। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या बनती है? तो इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है वॉज और वर। इसकी थर्ड फॉर्म देखेंगे तो क्या बनेगी? बीन। और इसकी आईएनजी फॉर्म देखेंगे तो क्या बनेगी? बीइंग। क्या बन जाएगी बच्चे? बीइंग बन जाएगी। टोटल गिनो कितनी हो गई? 8 होंगी ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो पूरी 8 वर्ब है ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बी वर्ब। और बी वर्ब को हम क्या कहते हैं? बेस वर्ब। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो आपने कह दिया बी वर्ब है। तो बच्चों अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, बी वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद अगर कोई एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है का मतलब कोई एक्शन वर्ब यूज नहीं हो रही है, किसी एक्शन वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, किसी एक्शन वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, तो उसके बाद जो शब्द लिखे जाते हैं ना, उन शब्दों को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। सीधी सी बात है। क्या कहते हैं उनको? हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बी वर्ब के बाद का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, बी। इनके बाद, बी के बाद अगर कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसके बाद जो नाउन लिखा है, प्रोनाउन लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है, वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब के सब कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट। इस बात को हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने आपसे कहा आई एम अ स्टूडेंट, ये बी वर्ब है आपकी। क्या कोई एक्शन हो रहा है क्या इसमें? कोई एक्शन नहीं हो रहा। आंखें बंद करके कह दो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने आपसे कह दिया यू आर अ स्टूडेंट। क्या कोई काम हो रहा है क्या? क्या कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। आप देखिए ये बी वर्ब है कि नहीं? हाँ ये बी वर्ब है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? जो सब्जेक्ट की जानकारी को क्या कर दे? पूरा कर दे। तुम कौन हो? एक स्टूडेंट हो। मैं कौन हूं? एक स्टूडेंट। आप यहां वॉच वर्ड लिख लो, आप यहां वॉच करके कर लो, आप यहां वर्क करके कर लो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुल मिला के बात यह है कि ये बी वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो उनके बाद जो शब्द लिखे जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ये आपको चीजें तब बेहतर समझ में आएगी, ये वाली बात, जब आप 7 या 8 क्लास ले चुके होंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखो जैसे अब मैं अगर ये लिख दूं आपके लिए, ही इज कुकिंग फूड। अब आपने कहा ये बी वर्ब है क्या? आपने कहा हाँ। क्या ये कुक मतलब खाना पकाना? क्या खाना पकाना कोई एक्शन होता है क्या? आपने कहा हाँ, खाना पकाना तो एक्शन होता है। तो देखो अब ये एक्शन आ गया, इसमें क्या आ गया? एक्शन आ गया। तो अब ये 100% ये क्या होगा? अब ये ऑब्जेक्ट होगा। अब ये क्या बन गई? यहां पर हेल्पिंग वर्ब बन गई, सहायक क्रिया बन गई, और खाना पकाना मुख्य काम था, तो ये यहां पे क्या बन गई? क्या बन गई? मेन वर्ब बन गई। यानी मेन काम क्या हो गया यहां पे? खाना पकाना। अब एक चीज आप ध्यान से देखना, यहां पर जिस बात को मैं आपको सिखाना चाहता था उस बात पे अब हम पहुंच गए। हमने यहां लिखा था आई एम अ स्टूडेंट और यू आर अ स्टूडेंट। एम हमने क्या कह दी? वर्ब। आर हमने क्या कह दी? वर्ब। बच्चों ये मुझे एक छोटी सी चीज का जवाब चाहिए आपसे, ये जो एम है, ये जो आर है, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? एक बार फिर से सुन लो, ये हेल्पिंग वर्ब है
या ये मेन वर्ब है? सर ये देखो, आपने अभी तो लिखा हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लिख देता हूं हेल्पिंग वर्ब है। बच्चों हमेशा याद रखना एक बात, बिना वी कैन नॉट मेक a sentence without main verb, कहने की बात इतनी है कि बिना मुख्य क्रिया के हम सेंटेंस को बना नहीं सकते, बिना मेन वर्ब के हम सेंटेंस को बना नहीं सकते। बिना मेन वर्ब के हम सेंटेंस को मैं हिंदी में लिख देता हूं, बिना मुख्य क्रिया के। क्या कहेंगे? बिना मुख्य क्रिया के सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, नहीं बना सकते। बिना मुख्य क्रिया के सेंटेंस नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं। हमने आपसे कहा यू आर अ स्टूडेंट, और हमने आपसे कहा यू आर डूइंग होमवर्क। तो देखिए यहां पे मेन काम क्या है? करना। तो हमने इसको मेन वर्ब कह दिया और उसकी हेल्प कर रहा है ये, तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या यहां पर एक ही वर्ब है? अगर बच्चे एक ही वर्ब है तो जरा मुझे आप बताएं, ये हेल्पिंग वर्ब है या ये मेन वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है या ये मेन वर्ब है? जवाब आएगा कि साहब यहां तो एक ही वर्ब है, और आपने अभी लिख दिया बिना मुख्य क्रिया के, बिना मेन वर्ब के हम सेंटेंस को नहीं बना सकते। इसका मतलब यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये क्या है? यहां पर मेन वर्ब है। बच्चों हमेशा याद रखना, ये जो सारी इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब चीज जो भी हैं, अगर एक ही यूज हुई है तो पक्का कौन होगी? मेन वर्ब होगी। और इसी को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। बच्चों बहुत देर से आपको इसी कॉन्सेप्ट पर लेके जाना चाहता था। इसी को हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। यू आर अ स्टूडेंट एक ही वर्ब है जिसको हमने किसका नाम दे दिया? मेन वर्ब का, मुख्य क्रिया का। और बच्चे यही होती है लिंकिंग वर्ब। मैं आपको यहां लेके जाना चाहता था, इसी को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। भैया लिंक वर्ब का मतलब आपने देखा होगा, तो लिंक करने का मतलब क्या है? जोड़ना। जैसे एक टीचर क्लास में कहता है ना, मेरी बातों को लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जोड़ पा रहे हो कि नहीं जोड़ पा रहे हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम स्टूडेंट हो। तुम कौन हो? तुम स्टूडेंट हो। तुम्हें और स्टूडेंट को कौन जोड़ रहा है? आर जोड़ रहा है। अब जरा याद करो, 40%, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री। तब मैंने आपसे क्या कहा था बच्चे? तब मैंने आपसे ये कहा था कि इस प्लस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्लस का मतलब क्या था? इस प्लस का मतलब था लिंकिंग वर्ब। यानी जब आपकी इज, आर, एम, ये जो बी की फॉर्म होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, जब सेंटेंस में अकेले यूज हो रही हो, तब इनको क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद हम रखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस तरह भी इस बात को समझा जा सकता है। अब आपसे पूछेगा भाई लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो आप कह दोगे लिंकिंग वर्ब कुछ नहीं, एक बी वर्ब का ही फॉर्म है। इज, आर, एम, वॉज, वर, इन्हीं को लिंकिंग वर्ब भी कह देते हैं। लेकिन कब? जब वो मेन वर्ब का काम करती है। किसका? मुख्य क्रिया का काम करने लगती हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब का नहीं। और आप जब इनके साथ किसी एक्शन को जोड़ दो, जैसे खाना खाना, पानी पीना, पढ़ना, पढ़ाना, अब किसी भी एक्शन को ऐड कर दोगे, तब ये क्या बन जाएंगी? हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी।
एक बार एक फाइनल सेंटेंस से मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, कब ये मेन वर्ब होती हैं। जैसे मैंने लिखा इंडिया इज, ये तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, आसान सा लिखते हैं। माय कंट्री इज डूइंग वेल। मेरी कंट्री क्या कर रही है, मेरी कंट्री बहुत अच्छा काम कर रही है ना, क्योंकि इस समय जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो काम कर रहे हैं वो हमारी कंट्री के जो स्टेप्स हैं बहुत अच्छे हैं। तो हमने क्या कहा, माय कंट्री इज डूइंग वेल। फिर हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, माय कंट्री इज क्या कहते हैं हम, माय कंट्री इज, मेरा देश कैसा है, मेरा देश महान है। माय कंट्री इज ग्रेट, ये लो मेरा देश महान है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पर इज और यहां पर इज, यहां पर इज के साथ साथ एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ रही है। तो ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। लेकिन यहां पर कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे? बच्चे कहोगे सर आपने कितनी बार तो समझा दिया, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब आएगी तब हम उसको हेल्पिंग वर्ब ना कहते हुए हम उसको क्या कहेंगे, मेन वर्ब। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि आखिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक नाउन एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कैसे करता है। जब ये बी बेस की, जो बी की बेस फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर मेन वर्ब होती है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक छोटा सा एग्जांपल और लिखा मैंने, रमन इज रिच, रमन इज पुअर, रमन इज ऑनेस्ट, रमन इज हार्ड वर्किंग। अब हम थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे। रमन और कैसा है भाई, इंटेलिजेंट है। रमन कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो आपने कहा भाई रमन कैसा है, तो रमन ईमानदार है, धनी व्यक्ति है, गरीब है, मेहनती है और इंटेलिजेंट यानी समझदार भी है, वो थोड़ा सा समझदार भी है। तो ये सारे शब्द आप जानते हैं, इन सारे शब्दों को हमें क्या कहना होगा, एडजेक्टिव कहना होगा। क्यों कहना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द इस रमन की विशेषता को बता रहे हैं। ये सारे के सारे शब्द रमन की विशेषता को बता रहे हैं। बच्चों आप समझ गए इस बात को, आप इस बात को समझ गए। अब मैं आपसे फिर से पूछूंगा, बताओ बच्चों ये जो इज लिखा हुआ है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? बताओ बच्चों क्या है, क्या है, मेन वर्ब है ना, बिल्कुल सही जवाब। ये क्या है बच्चों, मेन वर्ब। और मैंने आपको अभी क्या बताया, जब इज आर एम वॉज वर मेन वर्ब का काम करें तो उसके बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे और बढ़ गए हैं, यहां पर एडजेक्टिव काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। 40% प्लस 50%। ये देखिए आपका पूरा सेंटेंस तैयार हो गया। रमन ही तो ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट कौन है भाई, रमन है। रमन ही तो रिच है, रमन ही तो पुअर है, रमन ही तो हार्ड वर्किंग है, रमन ही तो क्या है, इंटेलिजेंट है। क्या हम ऑनेस्ट को हटा दें तो क्या रमन से सेंटेंस पूरा हो जाता है क्या? और क्या ऑनेस्ट लिखा रहने दो और रमन हटा दें तो क्या सेंटेंस पूरा हो जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। समझे आप, दोनों एक दूसरे के
पूरक हैं, और ये शब्द स्पीच में क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में इनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब हम यहां से क्या समझे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम, सबसे पहले हमने समझा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन करता है और क्या करता है, एडजेक्टिव भी करता है। क्या ये ऑब्जेक्ट है, क्या कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। एक तीसरा केस हो रहा है क्या, प्रोनाउन का, जल्दी से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ये वो बेसिक है जो आपको बुक्स में बहुत मेहनत से मिलेगा ढूंढने के बाद, और फिर भी समझ में नहीं आएगा। और इनको समझने के बिना दो टॉपिक हैं, बहुत अच्छी से जानते हो आप, एक्टिव पैसिव और नरेशन। जब तक आप ये नहीं समझे कि वो वर्ब के बाद लिखा हुआ शब्द ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तब तक आप इसके सवाल को टच भी नहीं कर पाओगे। और आप अगर सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, सीडीएस इनके बारे में सोचते हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि लिखा हुआ नाउन ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लिखा हुआ प्रोनाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तब तक बच्चों पेपर देना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि अगर नाउन प्रोनाउन है, अब मैंने कई बार सुना है नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। ये जो तीसरा नाम है ये तो भूल ही गए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अभी एक और है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम थोड़े से 15 या 20 क्लास हो जाएंगी, उसके बाद जाके हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस कर पाएंगे। वो थोड़ा सा अब तो आसान टर्म है, लेकिन ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने तीसरे टर्म पर। एक छोटा सा एक सेंटेंस लिखते हैं आपके लिए। इट इज दे हु हेल्प्ड मी लास्ट नाइट। It is they who helped me last night. It is they who helped me last night. अब आप जहां ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गई, वर्ब हो गई, इज क्या हो गई, वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? बच्चों कौन सी वर्ब, जरा बताइए जरा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? तो आप कहोगे सर कितनी बार तो बता दिया आपने, अगर वो अकेला है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो बच्चों जो बात बहुत अच्छे से जानते हैं, आई क्या है, सब्जेक्ट, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट, वी क्या है, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, ही क्या है, सब्जेक्ट, तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, हर क्या, सी का हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, देम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सर आप क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हैं ताकि आप किसी बात को कभी ना रटें, कॉन्सेप्ट तैयार करें। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना जाने कितने बड़े बड़े जगह अप्लाई होते हैं। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल लिख देता हूं, इट इज मी, इट इज आई, इट इज मी और इट इज आई। इट इज दे, इट इज देम, ए बी सी डी। जल्दी से मनी मन में आप इनको राइट और रॉन्ग कर लीजिए।
1 मिनट का समय आपको दिया जाता है। ठीक है बच्चों, सोचो जरा, ध्यान से सोचिए आप। बेसिक में ही सब कुछ छुपा हुआ है। कई सारे टॉपिक आपको पानी की तरह लगेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कई सारे टॉपिक्स में जो डाउट आते हैं, जिनके एक्सप्लेनेशन में भी बुक में पीछे लिखा होता है ए सही है, और एक्सप्लेनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा होता, बी सही है, सी सही है, उनके जवाब यहां से आएंगे। चलिए बच्चों, मैं जानता हूं आपने ये चीजें पूरी कर ली। एक छोटे से चीज का जवाब दीजिए। सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए यानी पूरक, कॉम्प्लीमेंट होते। तो सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे या ऑब्जेक्ट का? एक बार फिर से समझना, सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा या ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा? बताओ बच्चों। अरे सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने वाले को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की कमी सब्जेक्ट ही पूरा करेगा। सब्जेक्ट की कमी को सब्जेक्ट ही पूरा करेगा या ऑब्जेक्ट पूरा करेगा? आप कहोगे सर सब्जेक्ट की कमी को पूरा करेगा सब्जेक्ट, यानी ये आपका 40 डिग्री और ये आपका 50 डिग्री, बीच में आपकी लिंकिंग वर्ब आ जाएगी। सब्जेक्ट की कमी को पूरा करेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो यहां पर इज लिखा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? सर कितनी बार बताओगे? हम बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं बना सकते, हमारे पास तो एक ही वर्ब है, तो हम उसको क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। तो ये चारों ही एज क्या हैं? ये चारों एज हमारा मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। और जब एज, आर, एम, वॉज, वर मेन वर्ब बनती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और इनके बाद हमेशा क्या लिखे जाते हैं बच्चों? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? आप कहोगे सर कितनी बार तो आप पूछते हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की कमी को सब्जेक्ट ही तो दूर करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से ही तो जोड़ेंगे। तो अगर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेंगे तो मी क्या है? तो आप कहोगे सर मी तो ऑब्जेक्ट है। कैसा हो गया? गलत। तो ये कैसा हो गया? सही। दे क्या होता है बच्चे? दे सब्जेक्ट है तो सही हो गया। देम क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ये गलत हो गया। इट क्या है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए सब्जेक्ट ही चाहिए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए सब्जेक्ट ही चाहिए। और अब ध्यान से बताओ देखकर, आई और दे ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं मेरे प्रोनाउन। इट क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। तो दे क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और दे है क्या? प्रोनाउन। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोनाउन भी किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। बच्चों एक्चुअल बेसिक इसी को कहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आता है? जब हमारी जो बी वर्ब है, इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, और जितनी भी सारी बी वर्ब हैं, जब ये सेंटेंस में अकेली आती हैं, तो इनके बाद लिखे हुए शब्द को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा करते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, और हमारा एडजेक्टिव आ सकता है। ये तीनों ही टर्म सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। बच्चों आज अभी आपको इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लेकिन
जब आप आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इन छोटी छोटी टर्मों का हमारे इस इंग्लिश के सिलेबस में कितना इंपॉर्टेंस है। एक सवाल मैं आपको देता हूं, अब आप उस सवाल को देखिए, वो आपसे बन भी रहा है या वो आपसे नहीं बन रहा है। बार बार रिवाइज करते रहें। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन भी काम कर सकती है, प्रोनाउन भी काम कर सकती है और एडजेक्टिव भी काम कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल, इट इज मी हु, इट इज मी हु have been invited to the party, invited to the party। देखिए बच्चों, सेंटेंस में कहीं कोई गलती है कि नहीं। ये आपका ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया और ये आपका सी पार्ट हो गया, और लास्ट में क्या लिख देंगे, नो एरर। छोटी छोटी बेसिक्स को पकड़ते चले जाएंगे और हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हम सच में जाना चाहते हैं। इट इज मी हु हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। वो मैं ही हूं जिसको पार्टी में इनवाइट किया गया है। मैंने इनवाइट नहीं किया, मुझे इनवाइट किया गया है, पैसिव लिखा हुआ है। तो आप ध्यान से देखेंगे, इट क्या है, सब्जेक्ट है। जब बच्चों ने अभी क्लास को ध्यान से समझा था, उनके लिए ये सवाल 1 सेकंड से भी कम का है, 1 सेकंड से भी कम का है। उन्हें पता है सब्जेक्ट है और ये जो इज है वो आपकी मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा जाता है, सब्जेक्ट से ही जोड़ा जाता है। तो आपको पता चल गया, मी तो ऑब्जेक्ट होता है, यहां मुझे क्या रखना होगा, आई रखना होगा। आई होप बच्चों आपको अब सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई है। हमने अभी तक सब्जेक्ट के बारे में क्या देखा कि जो सब्जेक्ट है वो सिंपल सब्जेक्ट भी होता है। जो ये हम बात कर रहे हैं हमारे बेसिक वीडियो 1 की। बेसिक वीडियो 1 में हमने क्या देखा, जो सब्जेक्ट है वो सिंपल भी होता है, सब्जेक्ट एक्टिव भी होता है और सब्जेक्ट पैसिव भी होता है। ये हो गई बेसिक वीडियो 1 की बात। फिर हमने बेसिक वीडियो 2 में क्या देखा, जो बेसिक क्लास हमने दूसरी क्लास पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा, सब्जेक्ट की कमी को कौन पूरा करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पूरा करता है। और वो 3 शब्द, नाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। और जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है तो बीच में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं, किसको रखते हैं, मेन वर्ब को रखते हैं। और ये मेन वर्ब क्या होती है, ये मेन वर्ब होती है बी की फॉर्म। और बी की फॉर्म क्या होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। इन्हीं को हमने क्या कहा, बी की फॉर्म। बच्चों अब आपके दिमाग में छोटे छोटे टर्म घूमने लगे होंगे। बी की फॉर्म क्या होती है, नाउन कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, प्रोनाउन कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, एडजेक्टिव कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, सब्जेक्ट कितनी तरह से काम करता है, सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है जो कोई काम ना करे, एक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, यहां कोई काम नहीं होता, यहां कोई भी एक्शन नहीं होता, सिर्फ स्टेट यानी अवस्था के बारे में बात की जाती है कि आखिर सब्जेक्ट क्या है और कैसा है। एक्टिव सब्जेक्ट में एक्शन होता है और सब्जेक्ट खुद काम को करता है, उसको हम डूअर कहते हैं, काम करने वाला। और पैसिव सब्जेक्ट में भी एक्शन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, वो डूअर ना होकर वो कौन होता है, किसी काम का रिसीवर होता है।
ये हमने क्लास बेसिक फर्स्ट में और ये हमने बेसिक 2 में इतनी सारी चीजें सीखी। जब हम इन 2 क्लास को, बच्चों फिर से ध्यान से सुनना, जब हम बेसिक 1 को बेसिक 2 को अच्छे से पढ़ लेंगे, आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ना। अब जो हमारी बेसिक 3 वाली क्लास आएगी वो बच्चों सबसे इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि हम तीसरी क्लास से यानी नेक्स्ट क्लास से उन क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक के दम पर उनको सॉल्व करके बता देंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आपको जो भी कमियां दिख रही हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा है, और आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ये क्लास पहुंचे, और लोगों का इंग्लिश को देखने का एटीट्यूड चेंज हो जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए थैंक यू।